हेलो प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंदर। आज हम बात करें बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए है पेपर फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये चैप्टर हमने शुरू किया था तो ये इसका सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट है वो आपको अति महत्वपूर्ण तरह से ध्यान में रखते हुए याद करना है। क्योंकि अपने जो बीए सेकेंड ईयर वालों के जो पेपर हैं, 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर है तो वो है तुलनात्मक राजनीति के ऊपर, एंड सेकंड जो पेपर है वो वेस्टर्न थिंकर के ऊपर है। तो वेस्टर्न थिंकर तो फिर भी आपको याद हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको समझना है। तो शुरू किया था हमने तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति क्या है, तो इसके बारे में हमने शुरुआत में इसके अर्थ और परिभाषाओं को समझा है। और थोड़ा सा मैं वापस रिकॉल बता देता हूँ कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है कि जब हम राजनीति की जितनी भी संस्थाओं को अध्ययन करते हैं तो उसमें तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो पहले की जब परंपरागत तुलना थी तो क्या होता था, जैसे भारत की शासन व्यवस्था को अमेरिका की शासन व्यवस्था के साथ तुलना करते थे, और इस तरह का जो अध्ययन होता था वो तुलनात्मक राजनीति होता था। लेकिन वर्तमान जो तुलनात्मक राजनीति वो काफ़ी बदल गई है। अब हम किसी भी देश की संस्था की तुलना किसी दूसरे देश की संस्था से करते तो उसके अंतर्गत हम उस तुलनात्मक रूप में शासन के साथ उसकी संस्था, उनके जो रीति रिवाज, प्रक्रियाएं और मानव व्यवहार, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन अब किया जाता है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से जाना है। आज हमारा अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इसका विशेष चित्र, कि इसका विशेष चित्र क्या है, और इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे इसकी प्रकृति। क्या समझेंगे? प्रकृति के ऊपर, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब तुलनात्मक राजनीति का विशेष चित्र यानी किस किस चित्र को इसमें काउंट किया जाए। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जब हम पढ़ते हैं तो तुलनात्मक राजनीति के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, किस चित्र को, किस एरिया को ये टॉपिक घेरता है, या हम ये बात करें कि तुलनात्मक राजनीति जो है इसके अंतर्गत इसका अध्ययन क्षेत्र कौन कौन सा है, किस चित्र को इसके अंदर शामिल किया गया है। समझ गए होंगे आज का जो अपना है। तो इसमें जीन ब्लॉडेल ने तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है उसको लेकर 2 विवाद भी जारी रखे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि तो तुलनात्मक राजनीति को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अध्ययन क्षेत्र की अगर बात करें तो अध्ययन क्षेत्र में जैसे कुछ हम बात करें कि हम अध्ययन क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। हम तुलनात्मक राजनीति पहले तो विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ेंगे, फिर उस देश की राजनीति में हित समूह होते हैं, हित समूह पढ़ेंगे, फिर जितनी भी वो राजनीतिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को हम अध्ययन करते हैं, यानी उनको भी इस तुलनात्मक राजनीति में शामिल करते हैं। इसके अलावा और चीज़ें देखें तो हम देखते हैं उनके विधायी व्यवहार को, क्या देखेंगे? विधायी व्यवहार को देखते हैं। इसके अलावा और भी जैसे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है निर्वाचन या लोगों के मतदान व्यवहार को, भाई अमेरिका में किस तरह से लोग मतदान देते हैं, क्या सोचते हैं, वही कंपैरिजन अगर भारत की तुलनात्मक राजनीति में हम देखें तो भारत के लोग मतदान करते समय क्या सोचते हैं, तो ये भी इसमें आएगा। तुलनात्मक राजनीति यानी मतदान व्यवहार को भी समझा जाता है। इसके अलावा हम देखें लोक प्रशासन कि यहाँ की शासन व्यवस्था कैसे चलती है, अमेरिका या और देश की कैसे चलती है, ठीक है। नौकरशाह यानी लोक प्रशासन आ गया। और भी इम्पोर्टेंट है जैसे कानूनी पद्धतियाँ। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये इस टॉपिक को देखने के बाद आपका ये टॉपिक है या ये इस पर जो भी आपका कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, कॉलेज की जितनी भी क्लासों की इम्पोर्टेंट जो क्लास होती है वो यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू आपको मिलेगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, ठीक है। तो अब पद्धतियाँ, कौन सी पद्धतियाँ? कानूनी पद्धतियों का भी हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अपने देश की राजनीति का दूसरे देश की राजनीति के साथ अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ जो विभिन्न देशों की राजनीति में जो परिवर्तन होते हैं उसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो अगर आप देखें तो ये जो चीज़ है ये तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विशेष क्षेत्र में काउंट होती है, ठीक है ना। ये तो आपको समझ आ गया। अब हम जीन ब्लॉडेल के अनुसार जो वो महत्वपूर्ण चीज़ देख रहे हैं जो शायद आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, वो ध्यान रखिए। तो देखिए, जीन ब्लॉडेल की जब हम बात करें तो जीन ब्लॉडेल ने महत्वपूर्ण रूप से ये कहा है कि जब भी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत विवाद खड़ा हो जाता है कि किस किस क्षेत्र को शामिल किया जाए और किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाए। ये तो हमने ये कहते हैं ना, एक कॉमन
चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक के अंतर्गत आपको ये प्रश्न आएगा कि जीन ब्लॉडेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को विस्तृत रूप में समझाइए। तो तुलनात्मक राजनीति को ये बताते हुए कहता है कि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में काफ़ी विवाद हैं, किस एरिया को, किस सीमा को, किस विचार को, किस व्यवहार को, किस प्रक्रिया को, किस संस्था को इसमें रखा जाए और क्या सीमा रखी जाए उसकी। फिर तुलनात्मक राजनीति में लोगों के व्यवहार को भी अध्ययन किया जाता है। तो कौन कौन से व्यवहार होंगे, इन संबंधों का क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ें इसमें शामिल होती है। तो इसी को लेकर हम देखें तो आपको बता देते हैं कि सीमा संबंधी अगर हम पहले की बात करें, ये वाला ठीक है ना, पहला वाला पॉइंट देखें तो पहले वाले पॉइंट में आपको ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले वाले में जैसे यहाँ पे दिया गया है तो इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि सभी राजनीतिक वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि तुलनात्मक राजनीति का जो संबंध है वह राष्ट्रीय सरकारों से होता है। यानी तुलनात्मक राजनीति मतलब एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार के साथ, ये कॉमन चीज़ तो पहले यही आती है, आप सिंपल सी बात ध्यान रखिए। लेकिन सरकारी ढांचों का ये अध्ययन नहीं अपितु सरकार के कार्यकलापों और गैर राजकीय संस्थाओं की राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं का भी अध्ययन इसमें आवश्यक रूप से किया जाता है। तो जब हम अपने देश की संस्था का दूसरे देश की संस्था की जो राजनीतिक संस्था उसका अध्ययन करते हैं तब उसमें कुछ बाउंड्रीज होती है कि भाई इस क्षेत्र को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तभी हम कहते हैं जीन ब्लॉडेल के अनुसार जब हम इसके विशेष क्षेत्र की बात करते हैं तो सीमा संबंधी विवाद खड़ा होता है। सीमा विवाद कौन सा होता है? सीमा विवाद। तो इसके लिए दो दृष्टिकोण दिए हैं, जीन ब्लॉडेल ने दो दृष्टिकोण दिए हैं जिसके अनुसार हम इनकी जो सीमा क्षेत्र को व्यवस्थित अध्ययन कर सकें। पहला इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कानूनी दृष्टिकोण। क्या बताया? कानूनी दृष्टिकोण। यानी जब भी हम तुलनात्मक राजनीति के अंदर जब विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हैं तो जब उनकी सीमा को विवाद होता है तो हमें एक नज़रिया ध्यान रखना, दृष्टिकोण नज़रिया, हमें उन कानूनी तत्वों के ऊपर ध्यान देना है, उन कानूनी नज़रिए को ध्यान रखना जहाँ पर कानून तत्व का बोध होता है उन क्षेत्रों को शामिल किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल उसी राजनीतिक व्यवहार की तुलना की जाती है जो संविधान में कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित हो। तो इन्होंने कानूनी दृष्टिकोण कहता है कि हमें जब भी तुलना करें तो संविधान के अंतर्गत क्या कह रहा है, संविधान के अंतर्गत जो चीज़ शामिल है, ठीक है, या जिनका संबंध कानून से है, कानून या नियमों से है, उनको ध्यान में रखना है। तो सीमा संबंधी विवाद नहीं हो सकता है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करें। तो जब हम कुछ क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं कि किन किन को तुलनात्मक राजनीति में शामिल किया जाए तब समस्या खड़ी हो जाती है कि इसकी लिमिट क्या है, किन किन क्षेत्रों को इसमें रखा जाए। तब इसका सॉल्यूशन बताया कि पहला तो हमें कानूनी दृष्टिकोण का ध्यान में रखना है कि वे तत्व शामिल करें जिनका संवैधानिक कुछ अस्तित्व हो और उसमें कानूनी प्रावधान मौजूद हो। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया सीमा संबंधी विवाद को समझाने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण या फिर व्यवहारवादी, कौन सा दृष्टिकोण? व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि एक वो तत्व को या वो उस क्षेत्र को भी देखिए जो व्यवहार में कुछ काम का है। तुलनात्मक राजनीति के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो व्यवहारिक संस्थाएं, व्यवहारिक प्रक्रियाएं या व्यवहारिक राजनीतिक तत्वों को देखना चाहिए। अगर वह राजनीति के रूप में, व्यवहारिकता के रूप में अगर वो काम आ रहे हैं तो उन तत्वों को शामिल करना चाहिए। यानी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो फॉर्मेलिटी होती है जिनका कोई वजूद नहीं होता है लेकिन फिर भी इसको अध्ययन करते हैं। तो राजनीति के अंदर जब हम अध्ययन क्षेत्र को शामिल करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन जारी रखते हैं तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनको व्यवहारिक तौर पर उसका वजूद है या उनको एक व्यवहारिक तौर पर अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं तो जीन ब्लॉडेल ने राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को आधारित और मौलिक माना है। तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन पर्याप्त नहीं है या इसकी तुलना पर्याप्त नहीं है। हमें तुलनात्मक अध्ययन में व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक नजरियों को भी अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि हम विभिन्न देशों की तुलना करते हैं उनके शासन की एक दूसरे के साथ, लेकिन अब ये हुआ है कि हम विभिन्न देशों के दूसरे देश के संस्थाओं के साथ साथ उनके लोगों के उस संस्था से जुड़े व्यवहारों का भी अध्ययन करते हैं। तो हमें उस व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से हमारी ये जो तुलनात्मक राजनीति में जो विशेष क्षेत्र हैं उसको सीमा को लेकर जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है। अब दूसरा देखिए ये वाला मानकों व व्यवहारों के पारस्परिक संबंधों के ऊपर तुलनात्मक राजनीति का ये भी एक क्षेत्र होता है। तो इसको लेकर आपको ध्यान रखें। तो मैं आपको बता दूं मानक व व्यवहार के संबंध में विवाद क्या खड़ा होता है। मानकों व व्यवहार, ठीक है ना, हम पॉइंट नहीं लिखेंगे बट आपको ध्यान रखना ही अपना पॉइंट नंबर, इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ।
तो देखिए, जब हम तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र संबंधी दूसरे विवाद को देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन देखें तो उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आना चाहिए, इसको लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। जीन ब्लॉडेल ने यही दो विवाद की बात की है कि तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र को बात करते तो दो तुलनात्मक राजनीति में विवाद खड़ा हो जाता है। तो इन विवादों को दो तरीके से समझ रहे हैं हम जीन ब्लॉडेल के अनुसार। पहला तो है सीमा संबंधी और दूसरा है मानकों और व्यवहारों के संबंध में। तो इसके अंतर्गत मैं आपको समझा रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ ताकि ध्यान रहे। दूसरा विवाद है मानकों और व्यवहार से संबंधित। मानकों की अभिव्यक्ति, मानक यानी कुछ वैल्यूज़, मानक मतलब कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको ध्यान रखना है, या हम कहें कि जिसके आधार पर कुछ चीज़ बनती है। नॉर्म्स, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्म्स, यानी कुछ ऐसे रूल्स या रेगुलेशन जो किसी संस्था को बनाते हैं या उसका वजूद है, ठीक है ना, या जो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनको कहते हैं मानक। तो यहाँ पे यही बात है कि मानकों की अभिव्यक्ति कानूनों, प्रक्रियाओं, नियमों से होती है। मानक किसी विचारधारा पर डिपेंड होते हैं या किसी लीगल चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसे इसमें कहा है कि मानकों की अभिव्यक्ति है वो कानूनों के रूप में होती है, क्योंकि कानून किसी ठोस वजह पर होते हैं, तो मानक भी एक ठोस वजह को मानते हैं। इसके अलावा प्रक्रियाओं और नियमों से होती है। मानकों की अभिव्यक्ति कानूनों, प्रक्रियाओं और नियमों से वो मानक है वो अभिव्यक्त होते हैं कि मानक आखिर में है क्या। और परंतु राजनीतिक व्यवहार में कई बार इन कानूनों के प्रतिकूल तुलनात्मक है जो अध्ययन किया जाता है तो जटिलता उत्पन्न हो जाती है, कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए यदि राजनीतिक आचरण मानकों के अनुकूल रहे तो तुलना करना सरल रहेगा। जैसे मैं बात करूं कि अगर हम बात कर रहे हैं भारत की शासन व्यवस्था, कौन सी, हम बात करें केंद्र सरकार की, भारत की, और दूसरी तरफ हम अमेरिका के अंतर्गत एक गांव की तुलना करें, ठीक है, तो अमेरिका के एक गांव के रख रखाव और शासन की तुलना अगर भारत के केंद्रीय सरकार से करें तो ये कोई मानक तुलना हुई नहीं हुई। तो हमें सबसे पहले उनकी लॉजिक देखना होगा, उनका तुलनात्मक और कानूनी प्रतिरूप देखना होगा। जब हमारी मानकीय तुलना है वो एक लॉजिक आधार पे होगी तो मानकों के आधार पे जो तुलना की जाती है वो गलत नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरह से जीन ब्लॉडेल ने कहा है कि जबकि आधारभूत दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकार की संरचना से होना चाहिए कि सरकार कैसे बनी है, अमेरिका की सरकार कैसे बनी हो, भारत की या फिर यूरोप की, ब्रिटेन की जैसे भी बनी, तो उसका उससे संबंध होता है। पर साथ ही उसका संबंध व्यक्ति के संबंध व्यवहार के स्फुट प्रतिमानों आचरणों से भी होता है, क्योंकि वे सरकार की जीवित संरचना होते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि हम व्यक्ति के व्यवहारों को भी राजनीति के अंतर्गत तुलना करते हैं, उनके व्यवहारों को जानते हैं। तो इस तरह से संक्षेप में हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति में न केवल शासन तंत्रों व संगठनों की तुलना भी की जाती है। पहले क्या होता था कि तुलनात्मक राजनीति में हम एक देश की संस्था की तुलना दूसरे देश से करते थे। भाई यहाँ की लोकसभा है तो वहाँ की डाइट है, उससे तुलना होती थी, पहले एक संस्था की तुलना होती थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि हमें आज वर्तमान में राजनीति की तुलना में मानक और व्यवहारों के अध्ययन का भी विश्लेषण करना जरूरी होता है, और इसके बगैर तुलनात्मक अध्ययन है वो अधूरा रह जाता है। तो अब वो चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ जिसको ध्यान रखिएगा कि आजकल तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में कुछ और क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनकी तुलना तुलनात्मक राजनीति में की जाती है। तो वो कुछ 2 पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के जब हम इस पॉइंट को करें तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो आगे शेयर करना है, वो आपका दायित्व बनता है। तो वर्तमान में यानी आजकल के अंतर्गत बात करें, आजकल में ये जो तुलनात्मक राजनीति है, ठीक है ना, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में क्या क्या क्षेत्र शामिल है या किन का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन में शामिल तत्व, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखिए, जैसे हम बात करें तो विश्लेषणात्मक अनुभव की खोज, पहला क्या है, विश्लेषणात्मक अनुभव की खोज। अब ध्यान रखिए यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ अच्छे से, कि तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हम विश्लेषण करते हैं और उनके अनुभवों की खोज करते हैं। जब भी हम ये देखते हैं कि फलाने देश की शासन व्यवस्था, उनके व्यवहार इस देश के साथ कैसे हैं, तो इनका तुलना करते हैं। फिर इसके अलावा हमें उनके अनुभव को देखना है कि अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे वो सरकार कैसी है, लोग उसके साथ क्या ताल्लुक़ रखते हैं, क्या लोग उस सरकार से संतुष्ट हैं,
क्या फलाने देश की शासन व्यवस्था बढ़िया है, क्या वो वहाँ की सरकार लोगों के अनुकूल काम कर रही है, तो इस अनुभव को भी हम उसमें शामिल किया गया है। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत या इसका अध्ययन करते हैं ना, तो हमें विश्लेषणात्मक अनुभव की खोज है वो करनी होती है, जिससे हमें जो चैलेंज है वो क्लियर हो जाता है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में हम कुछ और विषय शामिल करते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ तत्व, जिसको हम आप ये भी समझ सकते हैं कि कुछ विषय वस्तु है। ये क्या है? विषय वस्तु भी है जिनका हम तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, अवसंरचना का अध्ययन। अवसंरचना का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंदर हम स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं कि कैसे बनावट हुई है, कैसे वो शासन बना है, और ऐसे ही बनावट उसमें कैसे हुई है, यहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, वर्तमान देश की, उस देश की परिस्थितियाँ कैसी हैं। जैसे तुलनात्मक राजनीति का अध्येता यानी अध्ययन करने वाला औपचारिक संरचना के बजाय अवसंरचना के अध्ययन को अधिक महत्व देता है। जैसे वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ साथ राजनीतिक दलों, दबाव गुटों, मतासरण, लोकमत आदि के अध्ययन को भी वह शामिल रखता है। जैसे एक सरकार, अब सरकार की दूसरी सरकार के साथ तुलना करने से पहले ये देखा जाता कि वह सरकार कैसे बनी, उस सरकार के अंतर्गत किस तरह की मतदान की व्यवस्था रही, लोगों का क्या व्यवहार रहे। तो हम किसी देश का स्ट्रक्चर है वह एक पूरे तरह से देखते हैं, डीप में, यानी अवसंरचना की तरह से देखते हैं। तीसरे पॉइंट को देखें तो हम यहाँ पे जानते हैं कि विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल। अब इसमें ध्यान रखिए जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अब कहा गया कि तुलनात्मक अध्ययन हम करते समय हम क्या करना है, हमें कि वे समाज जो विकासशील श्रेणी में आते हैं, ऐसा नहीं कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन करें तो बड़े बड़े देशों का ही अध्ययन करें जो विकसित देश है, तो वो पूरा तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता है। क्योंकि जब तुलना की जाए भारत की शासन व्यवस्था के से ब्रिटेन से, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि तुलनात्मक जो दृष्टिकोण है, तुलनात्मक दृष्टिकोण का विस्तृत अध्ययन हमें विकासशील देशों से भी मिलता है, क्योंकि ये देश भी राजनीति में भाग लेते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के अंदर जो विकासशील देते हैं उनके समाज के, वो समाज कैसे बनते हैं, उस समाज की सरकार कैसी है, उन समाज का उन लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, और वे उस संस्था के, उस राजनीति के साथ उन लोगों के बैठक या उत्तराधिकारी या हम कहें उनके साथ के राजनीतिक बोलचाल व्यवहार, वो भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को जारी रखें तो और कुछ विशेष क्षेत्र भी उसमें शामिल होने चाहिए अध्ययन के दौरान। वो है विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल देना। हमें ऐसे अध्ययन को राजनीति में शामिल करना है जो राजनीतिक और तुलनात्मक बनाए, वो है विकासशील समाज। ठीक है ना। जैसे अलग अलग जो विकासशील देश अभी विकसित नहीं हुए उनकी भी राजनीति को हमें जानना होगा। फिर बात आती है लास्ट में मूल्यविद राजनीतिक सिद्धांत। क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिए, मूल्यविद राजनीतिक सिद्धांत, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि मूल्यों को ही महत्व दिया जाए। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन में हम ऐसे तत्वों को शामिल करें जहाँ पर उन मूल्यों को महत्व नहीं देकर तत्वों को महत्व दिया जाता, उन व्यवस्थाओं, उन प्रक्रियाओं, उन तत्वों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये चीज़ तो थी अपनी कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है, क्या समस्या है और इसमें क्या क्या तत्व शामिल होने चाहिए। अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में तुलनात्मक राजनीति से प्रश्न 100% आएगा। ठीक है ना। तो वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है? नेचर। क्या होता है? उसका नेचर क्या है। तो ध्यान रखिए, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में वुड का कथन है, इस क्षेत्र के नामांकन में तुलनात्मक शब्द का चयन है या तुलनात्मक शब्द जोड़ा गया है। तो इस बात पर बल देता है कि क्षेत्र की राजनीति के प्रति जो जिम्मेदारी है उसके अनुसार विश्व में विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीति में सिद्धांत निर्माण और परीक्षण की खोज के लिए तुलना के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आप ध्यान रखिए कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत इसकी प्रकृति है वो कैसी होती है, कैसी तुलना करती है, तुलना कैसे होती है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रकृति है वो बहुत मोस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति या नेचर कैसी है, वो किस तरह की तुलना होती है, उसमें तुलना के टाइप क्या हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट बताने से पहले कि तुलनात्मक राजनीति पश्चिमी, गैर पश्चिमी, साम्यवादी देशों की तुलनाओं का विश्लेषण करती है, यानी पश्चिमी और गैर पश्चिमी देश यानी सभी को शामिल किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में विविध राजनीतिक संस्थाओं के साथ अराजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन होता है। ऐसा नहीं कि सरकारी उस सरकार का दूसरी उस सरकार के साथ अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन कर, नहीं,
प्राइवेट संस्था हैं उनका भी अध्ययन हमें तुलनात्मक राजनीति के अंदर करना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति में हमें मानव स्वभाव और मानव व्यवहार का भी अध्ययन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव व्यवहार का ही, मानव के स्वभाव का भी तुलनात्मक राजनीति के अंदर अध्ययन शामिल है कि उससे भी कुछ प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण शामिल होती हैं। तुलनात्मक राजनीति की हम जब बात करें तो उसके क्रियाकलाप, राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक सत्ताएं वे भी इसमें शामिल होगी। तुलनात्मक राजनीति में मूल्यों की भी तुलना होनी चाहिए, मूल्यों की अपेक्षा न होनी चाहिए और न ही तत्वों की तुलना होनी, मतलब इसको साइड में किया जाना चाहिए। तो तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति की बात करें तो दो नेचर होते हैं इसके। प्रकृति मतलब लक्षण। तुलनात्मक राजनीति के दो लक्षण हैं। जब वो तुलना करती है तो इसमें दो लक्षण उसके प्रकट होते हैं। पहला लक्षण है लंबात्मक तुलना, लंबात्मक तुलना, लंबात्मक तुलना। अब यानी कि दूसरा जो मैं आपको बताऊं वो है अम्रातीय, अम्रांतीय तुलना। यानी एक तो आपने सीखा है, देखा होगा ना कि जब आप राजनीति का अध्ययन करते हैं तो एक समान अध्ययन करते हैं लाइन से। ये एक तो ये लाइन होती है, कौन सी, ये लाइन, कि इस देश का इस देश की इस देश के साथ अध्ययन करते हैं तो ये वाला अध्ययन होता है। एक हम अध्ययन क्या करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये तो वर्टिकल हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैं जो आपको चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, तो जब हम तुलनात्मक राजनीति करें तो लंबात्मक का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे एक दूसरा वर्ड भी दिया है वर्टिकल। क्या होता है, वर्टिकल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, वर्टिकल। अब इसका समझ लीजिए। और ये है हॉरिजॉन्टल, नाम लिखवा देता हूँ ताकि ध्यान रहे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखिएगा कि तुलनात्मक राजनीति का जो पहला वाला टॉपिक है यानी वर्टिकल का मतलब है कि हम यहाँ पे टॉपिक दिया है लंबात्मक तुलना, ठीक है। तो अब इस तरह से लंबी तुलना, यानी हमें इस तरह की तुलना भी की जाती है राजनीति में और एक इस तरह की भी होती है। तो अब पहले वाले की देख लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस विचार के समर्थक के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक दिशा में विभिन्न स्तरों पर तुलना करती है, इसको प्रभावित भी करती है और राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण का भी अध्ययन होता है। प्रत्येक राज्य में कई स्तरों पर सरकारें होती है, जैसे राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार। तो जैसे हम बात करें, एक होती है अपने गाँवों में सरकार होती है, वो स्थानीय सरकार होती है। फिर जिला स्तर पर जिला सरकारें होती है, फिर होती है राज्य सरकारें और फिर होती है केंद्र सरकारें। तो हम इस तरह से अध्ययन करते हैं, इसका इससे तुलना करते हैं, इसका इससे तुलना करते हैं, या इसका इससे तुलना करते हैं। तो इस तरह से हम तुलना करते हुए अध्ययन में शामिल होते हैं। जब हम तुलना कैसे करते हैं, लंबात्मक तुलना करते हैं, तो ये वाला अध्ययन भी शामिल होता है। ये वाला अध्ययन तुलनात्मक राजनीति किस तरह की तुलना करती है, एक तो करती है लंबात्मक, यानी स्थानीय का जिले के साथ, जिले का राज्य, राज्य केंद्र के साथ, या फिर केंद्र का स्थानीय के साथ तुलना करना, और तुलना के जरिए तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रूव किया जाता है, ठीक है। दूसरा, अम्रातीय तुलना कैसे होती है। अम्रातीय तुलना में ध्यान रखिएगा कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति इस दूसरी धारणा के अंतर्गत राष्ट्रीय सरकारों का अम्रातीय तुलना होती है, और इसका मतलब है ऐसी तुलना जिसमें प्रथम तुलना एक देश की विभिन्न कालों के विद्यमान सरकारों की आपस में तुलना होती है, दूसरा उन राष्ट्रीय सरकारों का आज संपूर्ण विश्व के साथ तुलना। जैसे हम बात करें, आज की अपनी सरकार है, आज की अपनी सरकार कौन सी है, 2019 की लोकसभा चल रही है। हम इसकी तुलना करें 1952 की लोकसभा की, पहला चुनाव लोकसभा का 1952 में हुआ था और अभी 17वां चुनाव हुआ है। उस समय सरकार में कितने लोकसभा की सीटें थी, आज कितनी है, उस समय कौन सी पार्टी जीती, आज कौन सी जीती, उस समय कौन से कितने वोट पड़ते थे, आज कितने पड़ते थे। तो इस तरह की जब तुलना करें तो वो तुलना क्या कहलाती है, अम्रातीय तुलना कहलाती है। क्या कहलाती है, अम्रातीय, या जिसको कहते हैं हॉरिजेंटल। या और जैसे हम बात करें, यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि उन राष्ट्रीय सरकारों में जो आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान हैं। या हम और बात करें, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी सामान्य धारणा आज भी यही है कि समकालिक विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों का तुलना की जाती है, राष्ट्रीय सरकारों की तुलना की जाती है। तो अब यहाँ पे हम तुलना ये करेंगे कि जैसे यहाँ पे इंडिया की सरकार, USA की सरकार और ब्रिटेन की सरकार, ठीक है ना। तो इस तरह की भी ये भी तुलना इसमें काउंट होती है, वही कहते हैं हॉरिजॉन्टल तुलना। क्या कहते हैं, समानांतर तुलना। तो तुलनात्मक राजनीति है वह तुलना किस तरह से करती है, उसकी प्रकृति क्या है। तो ये प्रकृति के दो मोटे मोटे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो शायद आप न भूलें, इसलिए मैंने इस चीज़ यहाँ पे बताई है। अगर इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी डाउट रहता है तो बिल्कुल आप निसंकोच होकर कमेंट करेगा। अदरवाइज बिल्कुल अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।